ये मिकोलाइव रीजन का गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है। 29 मार्च को रूसी हमले में ये इस तरह तबाह हुआ। जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त 200 लोग यहाँ काम कर रहे थे, 36 लोगों की मौत हुई। और ये जो है बिल्डिंग रूसी हमले में जिस तरह की तबाही हुई उसका एक प्रतीक है। ये शहर जो मिकोलाइव है दक्षिणी यूक्रेन का बहुत ही अहम शहर है और यहाँ रूस हमलों के जरिए इस शहर पर कब्जा चाहता है। इस शहर पे कब्जे के पीछे रूस की दो मंशा है। एक मंशा तो ये कि ये पोर्ट सिटी है और ये पोर्ट सिटी की वजह से इसका अपना व्यापारिक महत्व है। तो इस पर अगर कब्जा हो जाता है रूस का तो वो व्यापारिक तौर पे यूक्रेन को लंबे समय के लिए नुकसान पहुंचा सकता है। और दूसरा इसका सामरिक महत्व है। सामरिक महत्व इस बात के लिए क्योंकि ये जो शहर है ये खेरासन से लगता हुआ इलाका है और खेरसन में जिस तरीके से रूसी सेना और यूक्रेन की सेना के बीच लड़ाई चल रही है वो चाहता है कि इस शहर पे इस पे कब्जा करके आगे जो है वो ओडेसा की तरफ बढ़े। ओडेसा को पहले से ही उसने जो समुद्री रास्ते से घेर रखा है, उस पर मोर्चेबंदी कर रखी है। ओडेसा से ही जो एक मिसाइल अटैक है उसमें रूसी पोत को तबाह किया यूक्रेन ने और उसके बाद से रूस की तरफ से लगातार उसका बदला लेने की कोशिश की जा रही है। और इस तरह की आशंका यहाँ यूक्रेन में जताई जा रही है कि रूस जो है वो और ज़्यादा गहरे अटैक करेगा। जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं उस वक्त भी यहाँ शेलिंग की आवाज़ जो है वो सुनाई पड़ रही है। और ये यहाँ पे जो एक सैन्य अधिकारी हैं उन्होंने हमें बताया है कि 30 किलोमीटर दूर ये शेलिंग जो है वो चल रही है। और जो एक्टिव वॉर जोन है वो यहाँ पर काफ़ी यहाँ पे जो लड़ाई है काफ़ी गंभीर इसलिए है क्योंकि शहर जो है वो उसकी काफ़ी बर्बादी हो चुकी है। और जो 5 लाख की आबादी वाला जो शहर है यहाँ से तकरीबन 2.5 लाख की आबादी तो निकल चुकी है। 50,000 को और इवैक्यूएट किए जाने की योजना पर काम चल रहा है। 2 लाख के आसपास जो लोग हैं वो यहाँ से निकलना नहीं चाहते, कतिपय वजहों से वो यहीं पे रहना चाहते हैं। और ये हम आपको एक बार फिर दिखाते हैं कि किस तरह से देखिए पूरा का पूरा जो ब्लॉक है ये पूरा का पूरा ब्लॉक ऊपर से लेकर नीचे तक गिर गया। और इस हमले में 36 लोगों की मौत हुई। 29 मार्च को ये हमला किया गया था। तो जो मिकोलाइव शहर है जो जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ही इसका सामरिक महत्व है और बहुत ही इसका जो एक व्यापारिक महत्व है वो भी है। जो ओडेसा का जो बंदरगाह है और उसी के साथ साथ ये जो मिकोलाइव है इसका बंदरगाह, ये 2 अहम बंदरगाह हैं यूक्रेन के पास। और इसके ज़रिए बहुत ज़्यादा जो व्यापार है समुद्री रास्ते से वो होता है। यहाँ एक एल्युमिनियम प्रोसेसिंग जो संयंत्र है वो भी है, वो काफ़ी अहमियत रखता है। और यहाँ अगर कब्जा हो जाता है रूस का तो यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी क्षति होगी, खासतौर पे क्रीमिया और इस खेरसन और मिकोलाइव के सहारे अगर रूसी सेना लैंड रूट से पहुंचती है ओडेसा की तरफ तो ये पूरा का पूरा गलियारा जो है वो उसके कब्जे में होगा। और इससे यूक्रेन का जो समुद्री संपर्क है वो कट जाएगा। और जब समुद्री संपर्क कट जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि व्यापार पे कितना नुकसान पहुंचेगा और सामरिक तौर पे किस तरीके से नुकसान पहुंचेगा, किस तरह की क्षति उठानी पड़ेगी यूक्रेन को। इसलिए यूक्रेन की सेना पूरी ताकत के साथ लड़ रही है यहाँ से। और जैसा कि आपको पता है कि जो ओडेसा से ही जो नेपच्यून मिसाइल के जरिए रूस के जो जंगी पोत है, रूस के जंगी पोत को तबाह किया गया, मॉस्कोवा को तबाह किया गया। उसके बाद से रूस लगातार बदले की कोशिश में है, बदले के मौके की तलाश में है और इसलिए लगातार इन शहरों को निशाना बनाया जा रहा है। मरियोपोल एक और शहर है जिस पर रूस जो है वो उसको नस्तनाबूद कर चुका है। तकरीबन 90% शहर जो है वो बर्बाद हो चुका है। इस तरह से यूक्रेन की तरफ से इस तरह की जानकारी दी जा रही है। और वहाँ जो लोग हैं वो बहुत कम तादाद में बचे हैं। तकरीबन 1000 से 1200 यूक्रेन के जो सैनिक हैं वो अभी भी फाइट देने की कोशिश कर रहे हैं। रूस लगातार कह रहा है कि वो हथियार डाल दें और उनको जो सुरक्षित एक सेफ पैसेज जो है वो दिया जाएगा। लेकिन यूक्रेन की सेना हथियार डालने को तैयार नहीं है। यूक्रेन के
राष्ट्रपति कह चुके हैं कि अंतिम दम तक लड़ाई लड़ी जाएगी और मारिउपोल को बचाने की कोशिश की जाएगी। तो एक बहुत ही जो दक्षिण के इलाके में जिस तरीके से बहुत ही गंभीर जो लड़ाई चल रही है, जो एक्टिव वार जोन है, वो एक यूक्रेन के लिए अभी भी चुनौती की बात है और रूस से लगातार लोहा लेते रहने के लिए उसे बहुत ज़्यादा हथियारों की ज़रूरत है। इसलिए यूक्रेन के राष्ट्रपति लगातार दुनिया के देशों से मांग कर रहे हैं कि हथियार दिए जाएं ताकि रूस के पैर उखाड़े जा सकें। अब कई सारे देश जो है वो हथियार दे भी रहे हैं। जर्मनी है हथियार दे रहा है, अमेरिका जो है वो हथियार दे रहा है, सैन्य जो उपकरण है उसके जरिए, ताकि यूक्रेन अपनी रक्षा कर सके, आत्मरक्षा कर सके। और यही वजह है कि यूक्रेन अब तक वॉर में सस्टेन कर सका है। 54 दिन हो चुके हैं इस जंग के, लेकिन यूक्रेन जो है अपनी तरफ से एक कठोर जो प्रतिरोध है वो दे रहा है। तभी कीव के आसपास के इलाके में जो रूसी सैनिक जमा थे उनको वहां से वापस लौटना पड़ा। हमने देखा, आपको दिखाया किस तरह से टैंकों की तबाही हुई, वहां पे बख्तरबंद गाड़ियों की तबाही हुई और वहां से रूसी सैनिक वापस आए। लेकिन वो पूर्व में डोनबास के इलाके में अपना कारवां लेकर आगे बढ़ रहे हैं और इधर दक्षिण के इलाके में शेलिंग और दूसरे तरीकों से लगातार वो जो हमले हैं वो कर रहे हैं। तो एक बहुत ही एक चुनौती की स्थिति, और ख़ासतौर पे जो दक्षिण का इलाका है यहाँ ज़्यादा जो एक बड़ी चुनौती है यूक्रेन के लिए वो है। और इसलिए ये इलाका काफ़ी अहमियत रखता है क्योंकि यहाँ रूस की जो निगाह है वो लगातार बनी हुई है। वो उसने बदली हुई रणनीति के तहत जो जिन इलाकों को टारगेट किया है या कर रहा है उसमें ये एक बहुत ही अहम शहर है। और इस शहर में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पानी सप्लाई का जो संयंत्र है उसको भी वो निशाने पर ले चुका है। पानी की भारी किल्लत है शहर में। यहाँ जो लोग हैं वो लंबी लंबी कतार लगाकर टैंकर से जो पानी की सप्लाई है उस पर डिपेंडेंट हैं, उस पर निर्भर हैं और उनको सप्लाई दी जा रही है पानी की, जब तक कि संयंत्र को ठीक नहीं किया जा सकता और इसमें लंबा वक्त लगेगा। दूसरी तरफ जो यहाँ का एयरपोर्ट है वो पूरी तरह से तबाह किया जा चुका है और कई सारे दूसरे नागरिक इलाकों में भी तबाही हुई है। एक होटल जिसका हमने दृश्य भी आपको दिखाया कि किस तरीके से उस होटल को तबाह कर दिया गया, ये कहते हुए कि यहाँ पे एक मिलिट्री बेस है जबकि वो सिविल इलाके में आता है और उसमें भी कैजुअलिटीज़ काफ़ी हुई। तो रूस जो है लगातार जो ये शहर है उसको निशाने पे लेकर रखा हुआ है ताकि वो रणनीतिक तौर पे और सामरिक तौर पे एक एडवांस जो है यूक्रेन पे बना सके, उसको अपने दबाव में ले सके। और यहाँ यूक्रेन की सेना अपनी ज़मीन अपनी जो पोजीशन है वो बचाने की कोशिश में लगातार लगी हुई है। उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया।